गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का डेली एडिटोरियल एनालिसिस हम शुरू करेंगे डीमोनेटाइजेशन के आर्टिकल से, जो ये हिंदू से ही मैंने लिया है। ये एडिटोरियल के अलावा एक सेक्शन उसमें है, सेक्शन आता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, उसमें ये आर्टिकल दिया है, आप डबल चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। नाउ वेइंग आउट द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ये हम समझेंगे। उसके बाद जीएसटी वायोंसी के बारे में है, कल एक आर्टिकल आया था, उसकी डिटेलिंग थोड़ी सी दी है। फिर बॉर्डर लाइन या बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक योजना बनाई गई थी, उसके बारे में है। देन डिग्रीज के बारे में, ये एक एनसीईआरटी के जो हेड रह चुके हैं, एडिटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। और इसमें उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम के कुछ फ्लॉज को बताया है, वो इम्पोर्टेंट है ना। टूवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रेजेंट फुटप्रिंट, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बार एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले, उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं ना। इंडिया टॉय स्टोरी भी समझेंगे कि टॉय स्टोरी क्या है, क्या कहा गया है, क्या समझने लायक है इसमें। और व्हाट इज द न्यू डिलिमिटेशन ऑफ एक्सरसाइज बाय आसाम, ये एक रिविजनल आर्टिकल मैं कहूंगी। एक बहुत आर्टिकल ऑलरेडी आ रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें एक और आर्टिकल ऐड ऑन किया गया है। तो आज की शुरुआत करते हैं डीमोनेटाइजेशन से। और किसी भी आर्टिकल को समझने के पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा उस आर्टिकल का व्यू क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, किस व्यू पॉइंट से उसको लिखा गया है, उसको समझना जरूरी नहीं है। हमको क्या समझना है कि हमें बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट क्या समझना है, वो जरूरी है। तो हमें कभी किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है और ना ही किसी को सपोर्ट करना है। हम कोई मीडिया से नहीं है और ना ही हमारा वो टारगेट है। हमको एक व्यू पॉइंट समझना है, क्योंकि बीइंग अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमको दोनों एस्पेक्ट पता होने चाहिए, अच्छे भी बुरे भी, क्योंकि हम एक सर्विस में से जुड़ने जा रहे हैं जो हमें जो नॉर्मल जनता से जोड़ती है। तो हमको दोनों एस्पेक्ट पता होने चाहिए। उसी एंगल से हमेशा आप आर्टिकल को लेंगे तो हमेशा आपको समझदारी आपकी सही बनेगी, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कभी भी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ हमेशा। Now, more than 90% of India's workforce still earn their wages in cash. इस आर्टिकल में ये चीज बार बार हाईलाइट की गई है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि 90% इंडिया की जो वर्कफोर्स है, जो लेबर फोर्स आप कह सकते हैं, स्टिल अर्न देयर वेजेस इन कैश। कैश इज द बेडरॉक ऑफ द लाइव्स ऑफ दीज पीपल, ठीक है। तो ये जो कैश के आधार पे जो हमारी इकोनॉमी ड्राइव होती है, 90% डेटा वो दे रहे हैं और पीटीआई का सोर्स लिया है। तो इसका मतलब कोई तो सिग्निफिकेंस है। और उस केस में डीमोनेटाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ वो समझते हैं। द डिसीजन टू डीमोनेटाइज विल कॉज ग्रीवियस इंजरी टू द ऑनेस्ट इंडियन हु अर्न वेजेस इन कैश। जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस था, उनको बहुत बुरी, उनको आघात दिया, एक चोट दी, बहुत गहरी चोट दी डिमोनेटाइजेशन ने। द डिसऑनेस्ट ब्लैक मनी होल्डर विल गेट अवे विद अ मियर रैप ऑन द नकल्स। और जो डिसऑनेस्ट जो लोग थे, जो ब्लैक मनी होल्डर्स थे, वो तो छोटे ही टुकड़ों से, छोटे ही नकल्स मतलब क्या था, छोटे बेसिस के आधार पे या गांठों के आधार, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को पैसे देते गए, अपने आप को प्रेजेंट करते गए और निकल गए। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या हुआ, हमारे जो वर्कफोर्स है, 90% वर्कफोर्स है, जिनको कैश में उनको वेजेस मिलते हैं, उनको आघात पहुंचा। ना वो क्या कहना चाह रहे हैं, 4 जजेस ऑन, अच्छा इस डिसीजन के बारे में वो कुछ बता रहे हैं, हमको भी समझना चाहिए। 4 जजेस ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 2, जो कल इसका डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, फाउंड नो फ्लॉ इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू डीमोनेटाइज 500 and 1000 करेंसी नोट्स थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन ऑन नवंबर 8, 2016। नवंबर 8, 2016 का दिन, जब 500 और 1000 के नोटों को डीमोनेटाइज करने की बात कही, उसके ऊपर डिसीजन था ये। द सोल विमेन जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, एक सिर्फ यही एक वहां पे जज थी, जिन्होंने ऑन द बेंच में हाउएवर डिसएग्रीड विद द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की बात से उन्होंने डिसएग्री किया, सेइंग द डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज अंडरटेकन ऑन द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एंड बेस्ड ऑन अ mere notification in the official gazette instead of a plenary legislation in the parliament was plainly unlawful and vitiated। उन्होंने कहा कि सिर्फ गैजेट पास कर देने से और पार्लियामेंट के द्वारा उसको कोई प्लेनरी एक्शन ना लेने की वजह से वो अनलॉफुल था उनके हिसाब से। एंड मनमोहन सिंह राइट्स अबाउट द हैवॉक इट्स wreaked ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन मैन। और जो मिस्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है
तो समझते हैं हमें इसमें क्या समझना है, मैंने हाईलाइट किया उसी को समझेंगे। बहुत बड़ा आर्टिकल है। द मनी इज एन आइडिया दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर 9th of November 2016 द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन अ बिलियन इंडियंस वाज डिस्ट्रॉयड। जो पैसा लोगों की जिंदगी में एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करती है, जगाती है, इंस्पायर करती है, और उस कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया कैसे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड डिक्लेयर्ड दैट द मोर देन 85% ऑफ वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड इनटू नोट्स 500 and 1000 वाज वर्थलेस ओवरनाइट, और 85% से ज्यादा की वैल्यू ऑफ मनी को वर्थलेस करार दे दिया गया उस रात को। तब उन्होंने कहा, तो स्टेटमेंट क्या था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इन हिज एड्रेस टू अ नेशन, उन्होंने कहा, देयर कम्स अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट व्हेन अ नीड इट इज फेल्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव स्टेप, ठीक है, एंड प्रोपाउंडेड टू प्राइमरी रीजन फॉर दिस डिसीजन। जो हमारे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए हमें स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव स्टेप लेना पड़ेगा, और वो क्या है, प्राइमरी स्टेप क्या है? वन वॉज टू चेक एनिमीज फ्रॉम क्रॉस द बॉर्डर, जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे दुश्मन है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको चेक करना, और यूजिंग फेक करेंसी, और जो यूजिंग क्या कर रहे हैं, फेक करेंसी नोट्स यूज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। द अदर वाज टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। जो दूसरा वाला था, जो ये करेंसी नोट वाला था, उसको ब्लैक मनी को ग्रिप करने का, करप्शन को करेक्ट करने के लिए स्टेप उठाया गया था। The underlying premise behind the decision of Prime Minister to render the 500 and 1000 currency as illegal overnight seems to be this false notion that all cash is black money and black money is in cash. This is far from the reality. Let's understand why. वो क्या कहना चाह रहे हैं? 500 और 1000 के नोटों को आपने ब्लैक मनी करार दे दिया, लेकिन और ये कहा कि जितनी ब्लैक मनी है वो कैश में है, ये रियलिटी नहीं है। और ये तो पॉलिसी मेकर्स भी समझते होंगे, बट किसी भी बड़े स्टेप को उठाने के साथ में कुछ उसके फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, हमको समझना चाहिए। सो वो अब समझाना चाह रहे हैं कि सारी ब्लैक मनी कैश में नहीं थी, इसको समझते हैं कैसे। तो उन्होंने बोला, मोर देन 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स स्टिल अर्न देयर वेजेस इन कैश। ये इसका टैगलाइन है, ये आप अपने मेंस की क्वेश्चन राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं, और डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आएगा आपके जीएस3 में, GS1 में भी क्रिएट हो सकता है, और GS2 में भी क्रिएट होगी, क्योंकि जिसकी जो रूलिंग्स है सुप्रीम कोर्ट की, वो GS2 में भी पूछी जाती हैं। जुडिशरी का जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ये तीनों मिलकर ही हमारा पॉलिटी को क्रिएट करती हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों ही एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। दीज कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड सो ऑन। While the number of bank branches in rural areas have nearly doubled since 2001, there are still more than 600 million Indians who live in a town or village into no bank. बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे देशवासी जो गांव और कस्बों में रहते हैं, उनको बैंक की अप्रोच नहीं है, वो बैंक नहीं है उनके आसपास, उनको सब कुछ कैश में मिलता है। तो जब कैश पे आधारित हमारी इकोनॉमी है, मेजॉरिटी 90% को रेफर कर रहे हैं, तो अगर आपने सीधे सीधे उठा के नोटबंदी कर दी, तो उस केस में उनके ऊपर क्या प्रभाव आया वो समझने वाला है। Their daily subsistence depends on their cash being accepted as a medium of valid currency. They save their money in cash, which as it grows is stored in demonetization of 500 and 1000 नोट्स। ठीक है, ये हम समझ में आ गया। उन्होंने जो कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लैक मनी के लिए जो स्टेप उठाया, उससे उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ जो कैश पे आधारित है। इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन एनी सोवरेन नेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स and livelihood of its citizen। ठीक है, the recent decision by prime minister is a travesty of this fundamental duty। जो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है किसी देश के की गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जो जिनको ऑब्वियसली जिनकी मेजोरिटी में वो आए हैं, इलेक्शन के बाद वो आए, कि किसी देश की संप्रभुता को प्रोटेक्ट करना, वहां के देशवासियों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी जिंदगियों को भी प्रोटेक्ट करना। तो जो 90% जनता की ये बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगियां स्टेक पे आ गई, उनके जो राइट्स तो बहुत बाद में, लिवलीहुड उनका मतलब रोटी खाना सब कुछ स्टेक पे आ गया। जो आप सोचिए, जो वर्कर सिर्फ जो दिन की दिहाड़ी पे ही जीता है, राइट्स की बात तो बाद में करेगा, संप्रभुता की बात तो बाद में करेगा, पहले जो उसके पेट में रोटी जाएगी वो उसकी बात करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। ना ब्लैक मनी इन इंडिया इज अ जेन्युइन कंसर्न। वो ये भी कह रहे हैं कि योगी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि ब्लैक मनी मुद्दा है, that this is wealth that has been accumulated over years by those which unaccounted sources of income। ये सालों में कलेक्ट की गई एक बड़ा स्टेक है, एक बड़ी वेल्थ है, जिसको आप ओवरनाइट क्लियर नहीं कर सकते।
Unlike the poor holders of black money has access to various forms of wealth such as land, gold, foreign exchange और ये सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ कैश में है, ये जमीन में भी ब्लैक मनी है, गोल्ड से ब्लैक मनी है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या क्या एक्सेट्रा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्लैक मनी सिर्फ कैश में नहीं है। इनको लगा जो उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगा कि सिर्फ ब्लैक मनी कैश में, दैट इज नॉट द रियलिटी। नाउ इसके बाद वो कहते हैं ऑल ब्लैक मनी इज नॉट इन कैश, ओनली ए टाइनी फ्रैक्शन, बहुत छोटा अमाउंट कैश में है। ये तो उस वक्त भी कहा गया था। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप द डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू हैव ऑब्जर्व implications by causing grievous injury to the honest Indian who earns her wages and cash and a mere rap on the knuckles to the dishonest. ये लाइन बस इसकी पंच लाइन है। To make it worse, the government has actually made it easier to generate such an accounted wealth in the further future by the introduction of 2000. उसके बाद क्या हुआ, 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए और ये this brazen policy measures has neither tackled the stock of black money holistically nor has it stemmed the follow to it. और उसके बाद क्या हुआ, रियलिटी क्या है कि अभी भी अब और 2000 के नोटों की ब्लैक मनी कलेक्ट हो गई है, इसकी भी जाली नोट बन रहे हैं और जो इशू था वो उतना रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये समझते हैं कि हमें इसका जो ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है, एट अ टाइम व्हेन इंडियाज ट्रेड नंबर्स आर एट मल्टी लेयर्स लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज श्रिंकिंग एंड जॉब क्रिएशन इज एनेमिक, दिस पॉलिसी कैन एक्ट एज ए नेगेटिव शॉक टू द इकोनॉमी। ठीक है, जब हमारी जो प्रोडक्शन है वो श्रिंक कर रहा है, जॉब क्रिएशन है नहीं, तो इसकी वजह से और नुकसान हुआ हमारी इकोनॉमी को। इट इज इंडीड ट्रू दैट इंडियाज कैश टू जीडीपी इज वेरी हाई इन रिलेशन टू अदर नेशन। कैश टू जीडीपी, इसको आप हाईलाइट करिए, ये क्वेश्चन प्री में क्रिएट हो सकता है कि व्हाट इज कैश टू जीडीपी। But it is also an indicator of the Indian economy dependent on cash. ये जीडीपी तो ये रेशियो तो हाई है, पर इससे ये भी पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैश पर डिपेंडेंट है। It is now evident that this sudden overnight ban on currency has dented the confidence of hundreds of millions of Indian consumers. ये वही चीज बोल रहे हैं कि इससे हमारे जो जॉब क्रिएशन, जीडीपी ग्रोथ रुक गई, जॉब है नहीं, प्रोडक्शन श्रिंक कर रहा है और ऊपर से आपने उनके कॉन्फिडेंस को ही तोड़ दिया, उनकी बैकबोन को तोड़ दिया आपने ये करने के बाद, और इसका नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। अब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ जो लिखना चाह रहे हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ब्लैक मनी इज अ मेनेस और टू आवर सोसाइटी, वो कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, that we need to eliminate. In doing so, we have to mindful to the potential impact on hundreds of millions of other honest citizens. ठीक है, it is, और इसको करने के लिए हमने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो पोटेंशियल जो हमारे सिटीजन हैं, जो वो लोग हैं जो ब्लैक मनी से कहीं कनेक्टेड नहीं है, उनके बारे में भी सोच के ही काम करना चाहिए और पोटेंशियल इम्पैक्ट को समझ के डिसीजन लेना चाहिए। इट मे बी tempting and self-fulfilling to believe that one has all the solution and previous government were merely lackadaisical in their attempts and to curb black money। और वो अपनी पॉलिटिकल स्टेप के, ये पॉलिटिकल लाइन है कि वो ये सोचते हैं कि पुरानी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी और आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसको हमें नहीं कैप्चर करना है। कैप्चर क्या करना है, लीडर्स एंड गवर्नमेंट्स हैव टू केयर फॉर देयर वीक एंड नो पॉइंट कैन दे एब्डिकेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जो लीडर्स और गवर्नमेंट है, इनको क्या करना चाहिए, जो वीक सेक्शन है, जो वल्नरेबल ग्रुप है, जो वीकर सेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करना चाहिए। मोस्ट पॉलिसी डिसीजंस कैरी रिस्क ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, और ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं अगर उनका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू डेफली बैलेंस दीज रिस्क विद द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ सच डिसीजंस। तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए भी उसके फायदे नुकसान दोनों को बैलेंस करना चाहिए। Waging a war on black money may should enticing, but it cannot entail even a single loss of life of an honest Indian। मतलब कि ब्लैक मनी के लिए जो हमारी लड़ाई है वो तो हमें बिल्कुल जोर शोर से लड़नी ही चाहिए और बहुत ही ज्यादा इंटाइसिंग लगता है, ऐसा बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही एनर्जेटिक लगता है, अग्रेसिव लगता है, बट उसका नुकसान किसी भी एक ऑनेस्ट, एक ईमानदार इंडियन के लॉस, जिंदगी के नुकसान पर नहीं होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका व्यू पॉइंट था जो हमारे पीएम रहे 2004-2014 के बीच में, तो उनका व्यू पॉइंट समझना जरूरी है। नाउ अब आगे आर्टिकल पे आते हैं, जीएसटी बायोंसी पे, जिसमें कल एक आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल में वो क्या, और उसकी जो डिटेलिंग जो कल थी वो उतनी खास नहीं थी, डिटेलिंग आज ज्यादा खास है, इसीलिए कल उसको मैंने कवर भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर आर्टिकल आने वाला है, जो देखिए आ भी गया है। सो दिसंबर का जो रेवेन्यू है वो 2.5% हाई है नवंबर से। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि इसमें 15.2% का एक अपटिक भी है।
अब समझने वाली बात क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ जो जीएसटी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज कर गया, वो समझते हैं। फर्स्ट, एज दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहली बात ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जुड़े हुए टैक्सेस हैं ये, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो वाली एक्टिविटी की बात हो रही है। Now, undertaken in November, they indicate that factories and service providers were busier than they were in the October. तो कहना क्या चाह रहे हैं, जो फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो कहाँ बिजी थे, अक्टूबर में, ठीक है। इम्पैक्टेड लिटिल बाय पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूम फटीग, और पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फटीग की जो थकान थी उसको उसको कंट्रोल, उसको इजी, उसको इम्पैक्टफुल कर रहे थे या उसको मिटिगेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन में जो बिक्री हुई उसका आउटपुट है ये। Second, on the two other occasions that GST revenues were higher, 1.6 lakh crore in April 2022 and almost 1.52 lakh in October. अब क्या कह रहे हैं, पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज का आउटपुट बढ़ गया, जो सर्विस प्रोवाइडर्स की बिक्री बढ़ गई, वो कैसे हुआ, फेस्टिवल सीजन था इस वजह से। नंबर्स वर बूस्टेड बाय टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ईयर रिकंसिलेशन, और जो टैक्स पेयर का जो टैक्सेशन था उसकी जो उसके डिपोजिशन से या उसके कलेक्शन से भी ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि एंड प्री फेस्टिव स्पेंडिंग, क्योंकि उन्होंने क्या किया, टैक्स तो दिया ही दिया, फेस्टिवल के पहले उन्होंने काफी परचेजिंग की, तभी उन्होंने यहाँ पे लिखा कि पोस्ट फेस्टिवल कंज्यूमर फटीग, फटीग मतलब थकान से बिजी थे अक्टूबर में ना, और स्टॉकिंग अप रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा लास्ट के जो महीने गए हैं फेस्टिव सीजन की वजह से, वहां पे उनको लगता है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पे हमारा जीएसटी इंक्रीज करके, जब जीएसटी एक्चुअली है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, उन चीजों पे पड़ता है जो आप अपनी इनकम से नहीं देते, जो हम चीजें खरीदते हैं उस पे देते हैं। जीएसटी वो है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट क्या होता है, जो आपकी इनकम पे लगता है। तो जब हमने खरीदारी ज्यादा की तो हमने ज्यादा जीएसटी भी पे किया उन पे, चाहते हुए ना चाहते हुए। दिस वॉज नॉट द केस इन डिसम्बर, दिसंबर में केस नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स दैट हाई इन्फ्लेशन bolstered these numbers are only tenable. Headline inflation dipped by 11-month low of 5.9%. उन्होंने बोला कि ये जो अभी आपका इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन चल रहा है और दिसंबर में केस नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हाई इन्फ्लेशन जो है वो टेनेबल है और हेडलाइन इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम है 11 महीने में, जो 5.9% है। तो ये थोड़ा सा गुड पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा डिप हुआ है, पूरा नहीं, 5.9% का इन्फ्लेशन है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो आपकी बेसिक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आप समझते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन समझ जाएंगे। सीपीआई में जो चीजें होती हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, सब्जियां हो गई, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें, एफएमसीजी हो गया, जो सबसे पहले खरीदी जाती हैं, हेडलाइन सबसे पहले खरीदी जाती हैं, वही इन्फ्लेशन को ड्राइव करती हैं। तो कह रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन जो क्या हुआ कि 5.9% है, जो 11 महीने में लो है। Now service inflation was flat sequentially, सर्विस इन्फ्लेशन बिल्कुल फ्लैट है, and goods inflation was 6.2%, which is high but far lower than the previous month. तो क्या हुआ, हमारे फेस्टिव सीजन की खरीदारी चल रही थी, हमने पर टैक्स टाइम से हम लोग भर रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स वो भर ही रहे हैं, तो वो एक इम्पैक्ट उसका आया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी डिप कर गया, बहुत डिप नहीं किया पर डिप किया है। इसकी वजह से उनको लग रहा है कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो आर्टिकल जो लिखा है वो कह रहे हैं कि जीएसटी इंक्रीज कर गया ना। इन्फ्लेशन डिड नॉट अप रेवेन्यूज, इट डिड नॉट प्ले एनी मोर फॉर रोल इन दिसंबर वो कह रहे हैं ये हाल नहीं है जो अक्टूबर नवंबर का आउटपुट था। फ्रॉम व्हाट इज नोन सो फार द 8 करोड़ सेक्टर्स रीबाउंडेड टू ग्रो 5.4% इन नवंबर। क्या हुआ कि जब फेस्टिव सीजन आया तो लोगों ने प्रोडक्शन भी ज्यादा किया, तो क्या हुआ, जो कोर सेक्टर था हमारा वो रीबाउंड कर गया 5.4% से, ठीक है। और जो हमारा पहले इतना अच्छा अक्टूबर में वो इतना अच्छा नहीं था, 0.9% से ही इंक्रीज किया था। इंडस्ट्रियल आउटपुट टैंक जो गिर गया था 4% से। तो क्या हुआ, अक्टूबर में हमारा जो ये कोर सेक्टर रिबाउंड किया नवंबर में 5.4% से, जो वन ऑफ द रीजन है। ना डिसंबर हेल्दी इन्फ्लोज, अभी समझिए हमारे लिए समझने वाली बात क्या है। डिसंबर से हेल्दी इन्फ्लोज लिफ्ट अप द एवरेज मंथली इनटेक ऑफ 1.49 लाख करोड़ इन 22-23। अब वो कह रहे हैं कि दिसंबर हेल्दी इनफ्लो लिफ्ट अप, जो दिसंबर का है वो जो उनका जो इनफ्लो, जो पुराना इनफ्लो कैरी ऑन हम कर रहे हैं, वो इनटेक कर सकता है 1.49 लाख करोड़ से। बट देयर इज लिटिल रूम फॉर कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी का मतलब होता है बिल्कुल टू सेटिस्फाइड, बहुत खुश हो जाना। तो बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बहुत कम रूम है इसके लिए। एनी स्लैकनिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड्स कुड ड्रैग डाउन रेवेन्यूज टू। आप भी समझ रहे हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
आपके जो ग्लोबल हेडविंड्स, ये आरबीआई भी कह रहा है, ग्लोबल हेडविंड्स के हिसाब से आपका रेवेन्यू डिप भी कर सकता है। नाउ अब समझने वाली बात ये क्या है लास्ट लाइन में कि द जीएसटी काउंसिल विच मेट ब्रीफली लास्ट मंथ आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बट लेफ्ट क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग, अभी रिफॉर्म्स हैंगिंग लटक रहे हैं, हुए नहीं है, बट बी कन्वीन सून, जल्दी ही होंगे आफ्टर द बजट, नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन रेवेन्यू इनफ्लोज बट ऑल्सो टू एम टू रेक इन मोर फ्रॉम अ रैशनलाइज्ड रेट स्ट्रक्चर। रैशनलाइज्ड का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के परचेजिंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए, विच ब्रिंग्स ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम इनटू वन नेशन वन टैक्स गैम्बिट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले बजट में हो सकता है इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट हो जाए कि वन नेशन वन टैक्स एम्बिट क्या है। ठीक है, तो समझ में आया जीएसटी क्यों इंक्रीज किया और क्यों हमें ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीजों को। नाउ आगे बढ़ते हैं, ओवर द बॉर्डर लाइन। अब कुछ समय पहले नहीं, जब गवर्नमेंट हमारे सेंटर में आई, तो पीपल ऑन ईदर साइड ऑफ अ बॉर्डर शुड नॉट बी विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आर्टिकल उन लोगों के बारे में है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, उनकी वजह से जो कभी कभी कियोस क्रिएट होता है, उनके लिए जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं वो समझते हैं क्या है। द गवर्नमेंट इंडिया इज पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, स्पेशली फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर कंट्री बॉर्डर पे ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह said on December 29 that borders could be permanently secured only when border villages are populated by patriotic citizens, मतलब देश प्रेमी जो citizens हैं। अगर उन्होंने लिखा, फिर से पढ़ते इस लाइन को, द बॉर्डर कुड बी परमानेंटली सिक्योर्ड, पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा तब जब बॉर्डर के में जो गांव हैं वो जो पॉपुलेट करेंगे, लोग उसमें रहेंगे। कौन से लोग? जो देश प्रेमी नागरिक हैं, हु आर कंसर्न फॉर द कंट्री। ठीक है, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट जो सेंटर में आई तब से लेकर आज तक ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर एनहांस को लेकर प्रोमलगेट होते रहे हैं टाइम टू टाइम, और ये उनमें से एक मुद्दा है। मिस्टर शाह आज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ टू इफेक्टिवली यूज द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसको समझना चाहिए कि क्या प्रोग्राम है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, अनाउंस बाय द सेंटर इन 2022 बजट। ठीक है, 2022 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इन बॉर्डर विलेजेस, द स्कीम इज फॉर फंडिंग इन डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। तो उन्होंने कहा कि हम इन बॉर्डर के जो रहने वाले गांव हैं उनको हम डेवलप करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे जो हमेशा लेफ्ट आउट रह जाते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चलेंगे, सबको साथ में लेके चलना, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच इसको बोलते हैं, नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, सॉरी। सो उस केस में हमको ग्रोथ भी आएगी, और इसके साथ साथ एक और चीज क्या होगी, द एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान ऑफ एमएचए, Home Affairs, covers development of all border regions and it is unclear how VVP will be different from that. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि हम इसको डेवलप करेंगे और इसके साथ साथ ये समझेंगे, ये आर्टिकल कहना चाह रहा है, पर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए। ठीक है, ये थोड़ा अनक्लियर है। नाउ इंक्लूडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर इट विल कवर ऑल बॉर्डर एरियाज और ओनली द नॉर्दर्न, इसमें कहा जा रहा था कि हमसे नॉर्दर्न बॉर्डर जो है जो चाइना का, उसको लेकर के चलेंगे, उसके लिए बजट को मेंशन भी किया गया था। नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड वीवीपी वुड कवर कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी, प्रोविजनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस टू दूरदर्शन एंड एजुकेशन चैनल्स, ये सारी चीजें वहां करी जाएंगी। और क्या कह रहे हैं, देयर वर आल्सो प्लान्स टू ओपन द विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर टूरिस्ट। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि चाइना मॉडल टाउन बना रहा है एलएसी के आसपास। तो आप देखेंगे ये जो एरिया है ये एलएसी के पास के ही स्टेट्स हैं सारे के सारे। तो अगर हम वहां पे ऐसा कोई विलेज बनाते हैं, ऐसे कोई गांव बना रहे हैं जो मॉडल विलेज को तोड़ सकता है चाइना को, तो अगर वहां पे हम ऐसे लोगों को स्टैब्लिश कर दें, ऐसे लोगों को तो नहीं, हमारे सिटीजन्स को स्टैब्लिश कर दें, उनको सारी एमिनिटीज प्रोवाइड कर दें, तो हमारे लिए भी एक पोजेशन क्रिएट होता है उस एलएसी पे जो चाइना करना चाह रहा है। Now the MHA recently informed a parliamentary standing committee that the budget provision for the program has been sent to the Expenditure Finance Commission for its approval। और ये सेना से हमारे पास न्यूज पहले भी आई थी कि हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा रहे हैं एलएसी के आसपास जो चाइना करना चाह रहा है। तो सिचुएशन पहले से काफी बेटर है।
ना बॉर्डर्स डिवाइड पीपल ऑफ शेयर्ड एथनिक एंड कल्चरल। ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि आप वीवीआईपी को कैसे आप डिफाइन करोगे और कैसे पेट्रियोटिज्म के आधार पे आप कैसे इस तरह का वैंगार्ड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये नहीं करना चाहिए, ये आर्टिकल ये कह रहा है। पर मैं जो यहाँ हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि ये जो एमएचए का जो स्टेप है, ऐसा करने से जो चाइना मॉडल टाउन बना रहा है उसका भी एक आंसर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो वीवीआईपी आप इसका मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिटिकल स्टेप से नहीं, मेंस के एस्पेक्ट से, कि वीवीआईपी प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, वो कैसे इंटर कंट्री बॉर्डर सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है। ये मेंस का क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकता है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। ठीक है। नाउ व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ, अभी जो जो डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीईआरटी के, वो एडिटर रह चुके हैं हैंडबुक ऑफ एजुकेशन इंडिया के, उन्होंने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है और इसमें वो कह रहे हैं कि आजकल जो एजुकेशनल बाजार बना हुआ है वो, उसमें एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड डॉर की वो बात कर रहे हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी द डिप्लोमा डिजीज। उसमें उन्होंने चीज हाईलाइट करी कि जो आजकल एक होड़ मची हुई है डिग्रीज कलेक्ट करने की, और जो हमारे जो पढ़ाई करते हैं उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और वर्थ इतनी नहीं रह गई जितनी डिग्री कलेक्ट करने की रह गई है, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम दिन ब दिन और खराब होता जा रहा है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, इट इज अ रेयर बुक in that offers a structural explanation for a widely prevalent phenomena, namely the urge to gather more and more degrees instead of focusing on the behavioral aspect. ठीक है। As most scholars do, Dodd links the phenomena with the devaluation of qualification. इससे क्या हो रहा है, जो हमारी क्वालिफिकेशन का डिवैल्यूएशन हो रहा है, सब मतलब कि हमारे पास नॉलेज इनहांसमेंट नहीं है, स्किल इनहांसमेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री का कलेक्शन है। अच्छा, ये किताब उन्होंने श्रीलंका, साउथ कोरिया और जापान के कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, पर इंडिया में भी वही हालत है अगर इन देशों में ये चीज है तो, वही कहना चाह रहे हैं। देव लाहिड़ी करके एक राइटर है, उन्होंने भी किताब लिखी द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार, उसमें भी उन्होंने ये चीज को मेंशन किया कि जो मिड 90s तक ये चीजें मार्केट में आ गई थी, क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको ग्रोथ मिलेगी, जॉब मिलेगी। इससे क्या हुआ, अ यंग कैंडिडेट एनरोल्ड इन वन कोर्स वांट टू एनरोल इन अदर कोर्सेज। तो इंसान, तो ये जो हमारा कैंडिडेट है वो क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज को करना। उसमें ये, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि हमें कितना उसको समझ में आ रहा है, बट कोर्सेज को ज्यादा कर लेने से क्या आपकी नॉलेज बढ़ती है, इस पे भी एक सवाल है। The permission for dual degree admission has further boosted the urge। और जो हमारा जो मिड 90 से जो मार्केटिंग चली, जो ये मार्केट क्रिएट हुआ, बाजार, स्कूल बाजार क्रिएट हुआ, उससे क्या हुआ कि डिग्रीज तो बहुत लोग बहुत ले रहे हैं, क्या जॉब मिलती है उस लेवल की, या आपकी नॉलेज बढ़ती है उस लेवल की, इस पे एक सवाल है ना। नोन एज स्पेशलाइजेशन, ये बहुत सी चीज मेंशन की है कि नोन एज स्पेशलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज रिस्पॉन्स टू द मिस्टिफिकेशन ऑफ स्किल्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉलेज। आपकी जो स्किल है, मिस्टिफिकेशन मतलब एक भ्रम पैदा करना स्किल्स का, और जो आपकी नॉलेज से परे है, अलग है। The phrase job ready captures the attraction of silver thin courses that cut the scope of learning, so find that one certificate can only lead a student to search for the next। इससे क्या हो रहा है कि इंसान जॉब के आड़ में कि मैं ये करूंगा तो ये जॉब मिल जाएगी, ये करूंगा तो वो जॉब मिल जाएगी, जॉब रेडी कैप्चर, जॉब रेडी के हिसाब से कोर्स करता है, उसे आता हो या ना आता हो एक क्वेश्चन है। The economic growth has not resulted in expansion or satisfying employment in many countries। इकोनॉमिक ग्रोथ ने हमारे एम्प्लॉयमेंट को सेटिस्फाई नहीं किया, और इससे ऐसा इंडिया में नहीं, बहुत देशों में हुआ है। इन इंडिया द स्कार्सिटी ऑफ वर्थवाइल जॉब्स इज क्वाइट सीवियर इन मेनी रीजन्स, इवन इन सिटीज, नॉट टू मेंशन विलेजेस। उन्होंने कहा कि गांव को मेंशन नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी भी जो स्कार्सिटी है, जो कमी है वर्थवाइल अच्छी जो आप करना चाहते हैं उन जॉब्स की, अभी भी बहुत सीवियर है, और उनको गांव के जो स्ट्रक्चर को वो मेंशन या विलेजेस को मेंशन वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, डी लिंकिंग डिड नॉट हैपन। सो कहना क्या चाह रहे हैं, डी लिंकिंग नॉट का मतलब इन 1980s इट वाज बिलीव दैट डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप इनपुट कर सकते हैं मेंस राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में भी इसको लिख सकते हैं कि 1980 में इन्होंने एक डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, इट वाज बिलीव, ऐसा माना जाता था कि जॉब से डिग्रीज को डीलिंक कर देना चाहिए। माइट बी अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग। ठीक है। द आर्ग्यूमेंट वाज दैट इफ जॉब्स वर डीलिंग फ्रॉम द फॉर्मल क्वालिफिकेशन इट वुड डिस्करेज द यंग फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग डिग्रीज एंड, और उसके बाद क्या हुआ, उसका आर्ग्यूमेंट क्या आया कि अगर हम उनको डीलिंग कर देंगे तो कोई डिग्री करना ही नहीं चाहेगा, उसके बाद अगर डिग्री नहीं करेगा तो हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे आएगा। सो ये चीजें कनेक्टेड है। द आइडिया वाज रिलक्टेंटली pursued due to the suspicion that self-educated job seekers might not have reliable
क्वालिटीज, और उनकी जो जो खुद से पढ़ने वाले लोग होंगे उनकी उनकी जो क्वालिटी एजुकेशन इतनी बढ़िया नहीं होगी अगर वो डिग्री को नहीं लेंगे। ये भी पॉइंट, वो जो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पॉइंट है वो आप खुद समझ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट यहाँ मेंशन किया गया है ना। करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज नाउ कॉल्ड ओपन लर्निंग को भी प्रोमलगेट किया गया, और उसकी वजह से आज जो लोग डिग्री कलेक्ट करने के चाड़ में रहते हैं, ना कि उसके आउटपुट पे। और इसको उन्होंने जो क्रेग जेफरी करके एक राइटर हुए, उन्होंने इसको कहा पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग। पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग इस ओपन लर्निंग को नहीं कहा, उन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के चक्कर में जो बच्चों को कोचिंग मार्केट अट्रैक्ट करते रहते हैं कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप सिविल सर्विस की तैयारी करिए, ये करिए वो करिए, जो जो स्पेशली मार्केट की तरह क्रिएशन हो गया है, वो क्या है, वो पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग उन्होंने कहा। ठीक है ना। क्राइसिस ऑफ स्टैंडर्ड, अब उन्होंने बोला कि हमारे साथ अब समस्या क्या है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो है, उस जो संकट, स्टैंडर्ड का संकट है, स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो वो कहना चाह रहे द स्पाइरल इज एक्सटेंडेड सिस्टमैटिकली व्हेन इंस्टीट्यूशंस वर फेस फाइनेंशियल स्टार्वेशन। फाइनेंशियल का मतलब पैसे की कमी, लीडिंग टू क्रॉनिक वैकेंसीज, dwindle support services and poor annual intake in libraries। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब क्रॉनिक वैकेंसीज के चक्कर में जो लीडिंग क्रॉनिक वैकेंसीज के लिए क्या है, पुअर सर्विस है, सपोर्ट सर्विस भी बढ़िया नहीं है, एनुअल इनटेक उनका इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टार्वेशन के चक्कर में क्या हो रहा है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन हैव सफर्ड सस्टेन हॉलोइंग आउट ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स। इससे क्या, पिछले 10-30 सालों में पब्लिक इंस्टीट्यूशन का बहुत लॉस हुआ है और बहुत सफर किया उन्होंने। देयर इनेबिलिटी टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स व्हिच व्हाइल बीइंग फोर्स्ड टू अकोमोडेट एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द मास एक्सोडस ऑफ फॉरेन सिस्टम्स एंड एक्सपेंसिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। से क्या हुआ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का फायदा हुआ, स्टूडेंट्स का मास एक्सोडस वहां चला गया, फॉरेन सिस्टम को फॉलो करते हुए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनके पास चला गया, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन का तो उन्होंने बहुत सफर किया ना, उनके पास सपोर्ट सर्विस है, मतलब है उतनी नहीं, ड्विंडल लिखा है, ड्विंडल, यहाँ वहां घूमती हुई, सफर करती हुई ना। पुअर एनुअल इनटेक, स्टार्वेशन, ये सब चीजों के चक्कर में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का फायदा हुआ ना। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्रीव्ड स्ट्रेटा कांट अवेल ऑफ दीज ऑप्शन, जो गरीब बच्चे हैं उसको अवेल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, जस्ट व्हेन दे हैड बिगन टू नॉक एट द डोर्स ऑफ हायर एजुकेशन इट्स ऑफरिंग एंटर टू अ डिसेंट मोड। मतलब डिसेंट का मतलब गिरता हुआ मोड, और जब उनको हायर एजुकेशन चाहिए होती है तो उनको स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता। ठीक है, क्योंकि सरकारी उद्यानों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी सर्विसेज दे सके, हम सब जानते हैं। मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ता है, और जो पढ़ते भी हैं उनकी क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड का क्राइसिस हो गया। नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से भी ऐसा हुआ, और ओपन लर्निंग की वजह से बहुत हमारा नुकसान भी हुआ। समझने वाली बात यहाँ क्या है, देयर इज अ कंसिडरेबल गैप बिटवीन द डिस्कोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड द रियलिटी ऑफ आवर हायर एजुकेशन। बहुत बड़ा गैप है जो रिफॉर्म है और जो रियलिटी है हमारी हायर एजुकेशन की। अनविलिंगनेस टू नॉलेज द परसिस्टेंस ऑफ ओल्डर प्रॉब्लम हैज बिकम अ सोर्स ऑफ फर्दर सिस्टमैटिक इनोवेशन। और अगर अपनी पुरानी प्रॉब्लम से हम सीखे नहीं तो ये समस्या और गहराती चली जाएगी हमारे सिस्टम की। The nature and choice of reforms can certainly be improved by looking at the residues of past difficulties and the COVID-19 impact। तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमको अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सॉरी, टुवर्ड्स रिड्यूसिंग इंडियाज प्रेजेंट फुटप्रिंट। तो मैं जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि मिसेस मुर्मू ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने नवंबर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे था उसमें उन्होंने हमारे जो जेल है, प्रिजन है अक्रॉस इंडिया, उनको विजिट किया, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। शी हाईलाइटेड दैट दीज इंडिविजुअल्स वर ऑफन अनअवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल्स राइट। जो ये लोग हैं इनको अपने फंडामेंटल्स राइट के बारे में नहीं पता, एंड हैड बीन इनकार्सरेटेड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स फॉर माइनर ऑफेंसेस। और ये यहाँ पे बहुत लंबे समय तक के लिए इनको रख दिया गया है, इनको यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया गया, या ये रह रहे हैं, मजबूरन इनको रहना पड़ रहा है। while their families struggling with poverty were unable to bail them out। और पॉवर्टी की वजह से इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको बेल आउट कराने के लिए नहीं करा पा रहे हैं, इनकी मजबूरी है, नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो समझने वाली यह बात क्या है कि उन्होंने ये जो बात, इसके बाद उन्होंने एक लाइन और भी कही थी कि
इनकार्सरेटेड का मतलब होता है कैद रखना, तो कैद किया गया है बहुत लंबे समय के लिए। उन्होंने बात और भी कही थी कि हमको, जो अभी आगे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि हमें जेल नहीं बनानी है, हमें कैदियों को रखने की जगह नहीं बनानी है, इनको हमें खत्म करना है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू एम्फासिस हाउ द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये ट्रायो है, इनको समझना चाहिए हमें। जुडिशरी कोर्ट, एग्जीक्यूटिव कैबिनेट, एग्जीक्यूटिव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कैबिनेट, उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनके पास, और लेजिस्लेटर हमारा पार्लियामेंट, इसका ट्रायो है, यही जुडिशरी है। जो ये हमारे 3 पिलर्स हैं जुडिशरी के। मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प देम एंड कंक्लूडेड बाय pogantly asking how are we claiming that we are progressing as a nation if we are still building prisons to address these issue of overcrowding। ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि हमें जो जेलों को और बनाना नहीं है, क्या कारागारों को या जेल को और बनाना नहीं है, और उनकी जो भीड़ नहीं बढ़ानी है, उनको खत्म करना है। ये स्टेटमेंट, ये आपके मेंस में जो GS2 में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने इसको बोला है और इसका क्या इम्पैक्ट है। और जैसे कि आपने देखा CGI ने कहा भी है कि हम अपने केसेस को कैसे कम करें, इसके लिए हम डिजिटाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं, केसेस कम करने हैं। जब केस कम होंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो गिल्टी और पेटिशनर्स भी तो कम होंगे और उनको रिजोल्यूशन मिलेगा, तो जो ये कारागार भर रहे हैं, ओवर क्राउड हो रहे हैं, ये भी कम होंगे। अच्छा, उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या हुआ? इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, in June last year, LG, Lieutenant Governor of Delhi, LG Vinay Kumar Saxena, directed to Delhi government, DDA, Delhi Development Authority, to allocate 1.6 lakh square meter of land to Delhi's prison department to construct a district prison complex in Narela। उन्होंने एक बड़ा सा कारागार बनाने के लिए, बड़ी सी जेल बनाने के लिए DDA को बोला है। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने ये चीज हुई, ये आर्टिकल कह रहा है। तो अगर आप बताइए, हमारे देश का प्रेसिडेंट ये बात बोल रहा है और हमारा जो स्टेट NCR दिल्ली की बात हो रही है, वहां पे ऐसा हो रहा है, तो कितना इम्पैक्टफुल है ये कहना और उसको रियली में इम्प्रूव करना। सो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमें क्या समझना है इस आर्टिकल से। बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें उसमें मेंशन है। द प्राइमरी रीजन व्हाई prisons are overcrowded is because in India has not done enough to truly prevent crime. Our approach to crime should be preventive rather than reactive। ये लाइन है, ये भी आपके क्वेश्चन क्रिएशन के लिए इनफ है। Our approach to crime should be preventive rather than reactive। preventive मतलब खत्म करना, कम करना, प्रिवेंट करना, और रिएक्टिव का मतलब जो हो गया उसके ऊपर रिएक्शन लेना। Instead of investing thousands of crore in finding state of the art ways to cage and harm people, the LG should reflect on the soul of India's constitution, which imposes welfare obligation on the state। He could work with the Delhi government to channel public funds towards public goods such as housing, education, and employment, so that people would not be as compelled to or have a much proclivity to commit crimes। ये राइटर कह रही हैं, उनका खुद ये जो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरे आर्टिकल में उन्होंने जो भी कहा है वो दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो हमारे लिए वो स्टेटमेंट कंपलसरी है, उसको बेस के पर्पज से आप प्रिपेयर करिए। जुडिशरी की वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके जो राइट्स हैं, जो उनकी पावर्स हैं, आई वुड से, उसको ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को हम क्रिएट कर सकते हैं। ना आगे बढ़ते हैं, जो हमारी टॉय स्टोरी है, इंडिया टॉय स्टोरी के बारे में समझते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री ने टॉय स्टोरी को लेकर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या कहा था। Amid the COVID-19 pandemic in August 2020, Prime Minister Narendra Modi exhorted that India can become a global toy hub। 2020 अगस्त में उन्होंने बात बोली थी। In July 2001, रियूड का मतलब होता है बहुत ही दुख जाहिर करते हुए, अपनी बातों पे रियलाइज करते हुए, the fact कि 80% टॉयज क्या होते हैं, were imported, which crores of rupees going abroad, a calling on people to vocal for local toys। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ही reviewed the fact about 80% of toys were imported, जो import हुए थे, with crores of rupees going abroad। ठीक है, हम 80% टॉयज को इंपोर्ट करते हैं और करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। कॉलिंग ऑन पीपल टू वोकल टू लोकल टॉयज। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को बोला था, वोकल टू लोकल। इसको आप हमारे GS1 में कवर कर सकते हैं, उसके साथ हमारा GS3 में भी इसको कवर कर सकते हैं। वोकल टू लोकल क्या है और ये हमारे इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इम्पैक्ट करता है, टॉय स्टोरी के टॉय एक्सपोर्ट का हमारी कंट्री में क्या अभी तक स्टैब्लिशमेंट है और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो इस चीज को आप हम हाईलाइट कर सकते हैं। Now, one of the major reasons behind the decline was the increase of
अच्छा हाँ, डिक्लाइन क्यों है, हम ज्यादातर एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट ज्यादा क्यों है? बिकॉज इंक्रीज ऑफ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम 20 to 60%. ऑल्सो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस वर इम्पोज ऑन क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, हम क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ हमने परसेंटेज बहुत लगा रखा है इंपोर्ट का। अगर आपको याद होगा वन टैक्स वन टैक्स वन नेशन जो भी हमने अमेंडमेंट में बात करी, उसके अलावा रैशनल टैक्सेशन की बात हमेशा होती है। रैशनल का मतलब क्या होता है कि हमें अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रैशनल को ध्यान में रखते हुए कि हम इंपोर्ट कम करें एक्सपोर्ट ज्यादा करें, टैक्सेशन को कम ज्यादा करना, इसे कहते हैं रैशनल। हम देख रहे हैं कि हमारे टॉय इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम नहीं कर रही है, तो हमें रैशनल टैक्सेशन लगाना चाहिए, इसको इसको हाईलाइट करना चाहिए। सो 20 to 60% हमारा टैक्सेशन है, उसके साथ साथ हमने क्वालिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से ये डिक्लाइन किया। इसको समझते हैं अब। इन जुलाई 2022 he announced that India's export of toys surged from 300 to 400 crore to 2600 crore, a boost that no one could have imagined. Beyond an increase in export, Mr. Modi also said import of toys which used to be over 3000 crores have fallen by 70%, signifying a drop in India's reliance on foreign made toys, especially from China. ये उन्होंने कहा कि चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, इससे हमारे नंबर्स भी ठीक हुए हैं, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट कंसंट्रेशन है चाइना के ऊपर, वो उसको कम करना इतना इजी है क्या? तो इसके लिए जो हमारे पास जो अवेलेबल चार्ट है उसको देखते हैं। सारे चार्ट आप वन बाय वन गो थ्रू कर सकते हैं, बट एक समझने वाला चार्ट क्या है कि द टेबल शोज, टेबल नंबर 5 shows share of China's toy export in 2021. 36.4% of China's export went to the US in 2000. समझिए, सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट यूएस में करता है चाइना, जिसमें आप देखिए वैल्यू कितनी है बिलियंस में, 37.1 और 36.1 इसकी वैल्यू है। सोचिए, जो वो यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी में इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, रैंक 1 पे उसका यूएस है, उसके बाद रैंक 2 पे यूके है, नीदरलैंड्स है, जापान है, जर्मनी, और 5वें नंबर पे इंडिया को वो एक्सपोर्ट करता है 0.7% बिलियन, और रैंक उसकी 26वीं है इंडिया को लेकर के। ये समझने वाला चार्ट है। चार्ट टेबल नंबर 6 में कह रहा था टेबल शोज शेयर ऑफ यूएस टॉयज इंपोर्ट, जो यूएस कितना इंपोर्ट करता है किन किन देशों से। सो चाइना से वो करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद एशिया से, वियतनाम से, मेक्सिको से, जापान से, और इंडिया से सबसे, इंडिया की रैंक 90 नंबर पे है और सबसे पहले नंबर पे चाइना। सोचिए, हम सबसे ज्यादा जब वो यूएस को एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद इंडिया का नंबर 26 नंबर पे है और यूएस 90 नंबर पे हमसे इंपोर्ट करता है चीज टॉयज को, तो सोचिए कि इसको इम्प्रूव करने में कितना टाइम लगेगा और हमें अपनी पॉलिसीज पे कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद इस पूरे ही आर्टिकल में सिर्फ चार्ट को ही एनालाइज किया है, जो एक बहुत अच्छी अप्रोच है। चार्ट से हमेशा जो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिक्चर है जहां पे आप देखेंगे कि एक टॉय मेकर है जो क्या बना रहे हैं, शेप ऑफ अ वुमेन इन विजयवाड़ा। विजयवाड़ा की जो टॉय इंडस्ट्री बहुत फेमस है, वहां पे वो टॉय बना रहे हैं। तो प्री में एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे खिलौने या टॉयज ज्यादा बनाए जाते हैं, और मेंस के पर्पज से ये आप बोल सकते हैं कि हम कैसे अपनी टॉय इंडस्ट्री को एनहांस कर सकते हैं, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट का परसेंटेज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये मेंस में आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, विच इज अगेन फॉर GS3, राइट। अब आगे समझते हैं फटाक से कि इसमें वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बाय आसाम। अब वो क्या, इसमें सबसे समझने वाली बात ये है, जो मैंने कल आर्टिकल ये आया था कि मिस्टर शर्मा जो है आसाम के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि एनआरसी जो है वो काम नहीं कर पाया, जो डीलिमिटेशन वो काम कर सकता है। तो एनआरसी क्या है, डीलिमिटेशन क्या है, कल हमने समझा था, और एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डीलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन अ रीसेंट कंसेंसस टू इंश्योर ईच सीट हैज एन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ वोट। हर सीट पे बराबरी से वोट आए, ये उसका मेन रीजन है डीलिमिटेशन का। Now it is ideally carried out every few years after a consensus by an independent delimitation commission formed under the provision of the Delimitation Act के अंदर उसको हर साल every few years को सालों के बीच में उसको बनाया जाता है, ताकि वो सेंसस के हिसाब से उस इलाके की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट कर सके, ताकि बराबर सीटों पे बराबर वोट आए। ये कॉन्सेप्ट होता है डिलिमिट का। पॉलिटिकल स्टेप में नहीं जाना है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि इन्होंने डिलिमिट इसलिए किया
ताकि वो एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना आए जहां पे इलीगल इमिग्रेंट ज्यादा हैं और वोट ज्यादा पड़ जाएंगे, और स्पेशली वो मुस्लिम कम्युनिटी को अलग रखना चाहते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें उन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट स्टेक? गवर्नमेंट स्टेक में वही चीज कहना चाह रहे हैं कि आसाम में मुस्लिम ओरिजिन के लोग भी बहुत ज्यादा हैं और बंगाली लेवल के भी ओरिजिन के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे करने से क्या हुआ, जो उनका पर्पस था असम अकॉर्ड का 1985 का, वो फेल हो जाता है। तो हमारे लिए सवाल है कि असम अकॉर्ड क्या है, ठीक है, और ये 1985 वाला जो आपके मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, इट्स अ लॉन्ग थिंग। और उसके बाद मेन ये हमारा असम अकॉर्ड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को लेके क्या सिग्निफिकेंस रखता है, इस पे मेंस पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। पहले भी एक बार अकॉर्ड को लेके क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, दोबारा बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। नाउ अब हमें आगे देखना है, इसकी जिस्ट फटाफट समझ लेते हैं कि डिलिमिटेशन में समझ लिया क्या चीज है। डिलिमिटेशन okay, while delimitation exercise was undertaken across the country between 2022 and 2008, it was carried out in Assam and 4 other states after 1976 by citing various reasons. Despite constituting a delimitation act commission 2022, the ECI decision to use the 2001 census data and citing of section 8A of the representation of act. अच्छा हाँ, section 8A of people representation ये क्या चीज है और ये डिलिमिटेशन में कैसे, इसका क्या रोल है इसका, ये भी एक मेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जो इस तरह के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन पे बहुत बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, बहुत बने हैं पहले भी, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि सेक्शन 8A ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। अच्छा, अब ये थे हमारे आज के आर्टिकल।